हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर हम बात करते हैं आपकी क्लासेस की, तो आपकी 6 क्लासेस हो गई हैं और ये आपकी 7वीं क्लास है। ये क्लास है आपकी यूपी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए। हर उस एग्ज़ाम में आप इस क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं जिस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर जिसमें थोड़ी बहुत भी जीएस आती है, जहाँ भी जीएस आती है वहाँ आप इस क्लास का यूज जो है वो कर सकते हैं। पर डे हम 20 क्वेश्चन करते हैं और 20 क्वेश्चन, यकीन मानिए 20 क्वेश्चन धीरे 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 करते करते 20 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है। और आज मैंने देखा था लगभग 7 बच्चे लाइव देख रहे थे, क्योंकि प्रीमियर पे लगा के छोड़ देता ना मैं, और मैं आपकी क्लासेस को जो है मतलब उस बीच में मैं रहता हूँ। मैंने कमेंट भी किया था आज, है ना, उसके बीच में दूसरी आईडी से, मतलब हालांकि मेरी आईडी थी जोगिंद्र सर करके जीमेल, है ना, तो उसी से मैंने कमेंट भी किया था, थैंक यू फॉर ऑल ऐसा कुछ करके। तो सनाया नाम की बच्ची जो थी ना, उसने देखा था। ठीक। तो बीच बीच में मैं आता रहता हूँ। बाकी आपके लिए शॉर्ट्स, जो रिवीजन शॉर्ट्स है ना, जैसे अगर आप जाके देखोगे तो एक रिवीजन शॉर्ट की एक वीडियो पड़ेगी महात्मा बुद्ध की, तो वो वीडियो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी रिवीजन शॉर्ट्स करके। ठीक है। यूनेस्को की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने के क्रम में आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये: नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा स्थल है, इसकी पहचान करनी है। जानकारी कौन सी है? जानकारी इन 3 लाइनों में लिखी है। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों का एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी, हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित थी। नर्मदा घाटी के नज़दीक इनमें से कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी भीमबेटका की गुफाएं। कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी भीमबेटका की गुफाएं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये हैं कहाँ पर, ये आपको कमेंट में लिख कर बताना है। अगर हम मेहरगढ़ के बारे में बात करें तो मेहरगढ़ के बारे में एक चीज़ याद रखना, और वो क्या, वो ये कि वर्तमान के पाकिस्तान में ये स्थित है। और सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य जो हैं वो यहीं देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। ठीक है। इनाम गांव महाराष्ट्र में, और ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी आपका कर्नाटका में है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है: भारत फ्रेंच के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। सबसे लंबी भूमि साझा करता है भारत किसके साथ? तो याद रखना, पाकिस्तान के साथ। किसके? पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है, ये याद रखना। और ये जो सबसे लंबी भूमि है ये कितनी है, ये आपको बताना है। लगभग 4000 किलोमीटर है। लगभग कितनी है? 4000 किलोमीटर है, याद रखना। पाकिस्तान के साथ कितनी है? तो याद रखना 3323 किलोमीटर लगभग में। नेपाल के साथ कितनी है? तो 1751 किलोमीटर लगभग में। श्रीलंका के साथ हम कोई भूमि साझा नहीं करते। ध्यान से देखो, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है, और ये है श्रीलंका। ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर क्या है? मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि क्या करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है। अब मुझे कमेंट में लिखकर ये बताओ कि कितने तटीय देश हैं भारत के पड़ोसी। भारत के पड़ोसी तटीय देश किन किन के हैं वो आपको बताना है। मतलब किन के साथ हम समुद्र की सीमा भी साझा करते हैं वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रश्न पूछे गए हैं? तो याद रखना, जो 2011 की जनगणना हुई है इसमें 29 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 29 प्रश्न जो हैं इसमें पूछे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली है? देखो, 2 तरह की शैली है, एक है हिंदुस्तानी और एक है कर्नाटक। ठीक है। जो कर्नाटक है ये क्या है? ये है साउथ। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक कौन सी है? साउथ की है। और अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तानी तो ये नॉर्थ की है। इनमें से कौन सा है जो नॉर्थ से रिलेटेड है या नॉर्थ में है? तो कथक। क्या है? कथक नॉर्थ में है। ये शास्त्रीय संगीत है किसका? शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? ये आसाम का है। अब तुम कहोगे कि सत्रिया भी जो आसाम है ये भी तो नॉर्थ में। ये नॉर्थ में नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, ये याद रखना। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु।
कथकली कहाँ का, ये आपको बताना। कथकली और मोहिनी अट्टम, छोटे छोटे सवाल ये जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, एक मिनट रुकना, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संबलपुर पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है, लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं। बेसिकली चावल की फसल जो है ये कटती है, या ये चावल वगैरह जो धान है ना, धान की फसल कटती है, तो जब फसल कटती है ना तो कटने पर हमारे यहाँ जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं ना, अगर नोटिस करोगे ना तो वो या तो फसल बोने के टाइम के होंगे या फसल कटने के टाइम के होंगे। बहुत रेयर होगा कि कोई त्योहार फसल बोने और कटने के बीच में हो, क्योंकि पुराने लोग खुशी कब मनाते थे, जब फसल बोने जाते थे और जब फसल काटने जाते थे। इसके अलावा वो खुशी नहीं मनाते थे, टाइम ही कहाँ था, ठीक है। तो याद रखना। इसके लिए अगर हम बात करते हैं, इसके सही जवाब हो जाएगा आपका नुआखाई। बैसाखी कहाँ का है, पंजाब और हरियाणा का, मेनली पंजाब का है। बोहाग बिहू कहाँ का है, तो ये आसाम का है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट होल्ड करोगे तो मुझे देख लें दो, ठीक है। और अगर मैं बिसु की बात करता हूँ तो बिसु कहाँ का है, तो याद रखिएगा बिसु जो है वो केरला का है। बिसु कहाँ का है, बिसु आपका केरला का है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य से किसका संबंध है, लावनी, कुचिपुड़ी, घूमर और कजरी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें ना, उत्तर प्रदेश का संबंध है कजरी से। किससे, कजरी से संबंध है उत्तर प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्रा का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। घूमर कहाँ का, झूमर और घूमर, तो घूमर जो है ये राजस्थान और गुजरात। और अगर मैं बात करता हूँ झूमर, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हरियाणा। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाह क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद फिलिंदा ब्लैंक्स के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। देखो क्या कह रहा है, सलाह का अधिकार राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल के तहत है, तो यह है आर्टिकल 143। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 143, जिसके चलते राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है, ये याद रखना, ठीक है। 141 के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है, इसमें लिखा गया है कि सभी भारतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। जितने भी न्यायालय हैं भारत में वो सभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगला, साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो कहलाती है। हम किसको साक्षर कह सकते हैं, हम किसे साक्षर कह सकते हैं, जो बोल सकता हो, जो लिख सकता हो, जो पढ़ और लिख सकता हो और जो केवल पढ़ सकता हो। साक्षर किसे कहेंगे, साक्षर कहेंगे जो लिख और पढ़ दोनों सकता हो, है ना, जो लिख सकता हो और जो पढ़ सकता हो। अगर ये दोनों काम अगर कोई कर लेता है तो उसे हम साक्षर बोलते हैं, और उन्हीं को जनगणना में नोट किया जाता है और उसी से साक्षरता निकाली जाती है कि भारत में कितने लोग साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं। तुम्हें क्या बताना है, एक तो ये बताओ कि कितने मेल हैं जो साक्षर हैं और कितनी फीमेल हैं जो साक्षर हैं, परसेंटेज में, है ना। कितने मेल साक्षर हैं परसेंटेज में बताओ, कितनी फीमेल साक्षर हैं ये परसेंटेज में बताना। अगला, महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था इनमें से किसके द्वारा की गई। अगर हम महालवाड़ी की बात करें तो जो महालवाड़ी है ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, बी इसका आंसर है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये की गई है, ये याद रखना। और कब की है तो याद रखना। अच्छा, इसका सन तुम बताओ मुझे, इसका जो सन है कि जो स्थायी बंदोबस्त है ये कौन सा वर्ष है ये आपको बताना है, और इस समय कौन सा वायसराय था, है ना, इस समय कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल था, ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। हालांकि मैं एक बताने वाला था, फिर मुझे दो चीज़ें याद आई, फिर मैं सोचा क्यों ना मैं आपसे ही पूछ लूँ,
ठीक है। अच्छा, मुनरो और रीड के बारे में बात करें तो याद रखना ये रैयतवाड़ी वाले हैं। कौन है? रैयतवाड़ी जिन्होंने स्टार्ट की थी वो है अलेक्जेंडर मुनरो और रीड, और इन्होंने 1820 के समथिंग में ये स्टार्ट की है। कब? 1820 के समथिंग में ये स्टार्ट की है, ये याद रखना। रिचर्ड बेलेजली के बारे में बात करें तो इन्होंने सहायक संधि, क्या सहायक संधि जो है इसको स्टार्ट किया है बड़े पैमाने पर, या इस स्टार्ट करने की जगह अगर हम इस्तेमाल करें सब, इसको यूज किया है बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो ये याद रखना क्या किया है, इसको बड़े पैमाने पर यूज किया है। किसने? लॉर्ड बेलेजली ने, या लॉर्ड रिचर्ड बेलेजली ने। थोड़ी सी थकान है। ठीक, अगला गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? जो रंगराजन समिति है इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? इसके मुताबिक जो रूरल है, विलेज तो नहीं लिखूंगा मैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ग्रामीण और शहरी। मतलब इनके हिसाब से क्या है, इनके हिसाब से अगर कोई 32 रुपये पर डे कमाता है गांव में, तो वो इससे कम कमाता है तो वो गरीब माना जाएगा, इससे कम नहीं कमाता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, और शहर में कितना है? शहर में है 47 रुपये पर डे। अगर शहर में कोई 47 रुपये पर डे कमा लेता है तो वो गरीब नहीं, इससे नीचे वाला गरीब है, इससे ऊपर वाले को गरीब में नहीं गिना जाएगा। और ये कब की है? ये है रिपोर्ट 2014 की। कब की है? 2014 की। ठीक है, इनमें से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध कहाँ से है? जिसका संबंध है गोवा से। किससे? जिसका संबंध है गोवा से। इनमें से कौन सा एक है जिसका संबंध गोवा से है? तो कोल कली लावा देखनी लामा। तो याद रखना देखनी क्या हो जाएगा? जो देखनी है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है गोवा से, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक याद रखना फुगड़ी। क्या याद रखना? इसके अलावा एक नाम याद रखना फुगड़ी, एक याद रखिएगा ढालो। फुगड़ी ढालो कुनबी, फुगड़ी ढालो कुनबी, तरंग मेल, क्या तरंग मेल और घोड़े मोदनी। अगर तुम्हें याद हो प्रीवियसर तो घोड़े मोदनी जो नृत्य है ये कई बार पूछा गया है। घोड़े मोदनी बहुत बार पूछा गया है, फुगड़ी बहुत बार पूछा गया है, तरंग मेल भी 1-2 बार पूछ लिया गया है। ये क्या है? ये सभी नृत्य हैं कहाँ के? गोवा के। ठीक है, कहाँ के? गोवा के। अगर मैं लावा की बात करूं तो लावा कहाँ का है? लावा लक्षद्वीप का है। कहाँ का? लावा जो है ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप का, तो ये याद रखिएगा कहाँ का? लक्षद्वीप का। ठीक है, अगर मैं लामा के बारे में बात करता हूं तो लामा जो है ये बीजिंग का है। कहाँ का है? ओके सॉरी, लामा जो है ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बीजिंग। लामा कहाँ का है? लामा है बीजिंग। बीजिंग का है? चीन, चाइना, वहाँ का है लामा। लामा तिब्बत में भी है, याद रखना लामा तिब्बत में भी आता है, तो तिब्बत का भी है। ठीक है, अच्छा अगर कोलकली की बात करें तो कोलकली मालाबार क्षेत्र का है। कहाँ का है? मालाबार क्षेत्र। अगर आपको याद हो कल हमने मालाबार तट और कोरोमंडल तट के बारे में बात की थी, तो जो मालाबार तट है वो यही है जिसमें केरल और कर्नाटक का क्षेत्र और कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। इसमें आता है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है, आगे देखो। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से इनमें से किसके उत्पादन पर केंद्रित थी? जो हरित क्रांति थी जिसके जनक थे MS स्वामीनाथन। भारत में इसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। और अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में हो जाएंगे आपके नॉर्मन बोरलॉन्ग। क्या हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे आपके विश्व के लिए, ये याद रखना। गेहूं और धान ये मेन फसलें हैं, और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इसमें ये क्या रही है? इसमें ये सबसे अधिक सफल रही है। इसमें ये सबसे अधिक सफल रही है। इसमें जो बीज प्रयोग किए गए हैं वो कौन से गए हैं? HYB, हाई ईल्ड वैरायटी बीज। हाई ईल्ड वैरायटी बीज इसमें यूज किए गए हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? इनमें से कौन सा है जो एक चुनाव आयोग से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा?
तो याद रखना इसके लिए सही जवाब है आपका आर्टिकल 324। देखो एक आर्टिकल 325 और एक आर्टिकल 326 है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मतदाता के भेदभाव, या इसे ऐसे लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, मतदाता सूची में भेदभाव को रोकना, मतदाता सूची में भेदभाव को रोकना आर्टिकल 325 और 326 में है, ये याद रखना। कमेंट में लिखकर बताओगे आर्टिकल 315 में क्या है, आर्टिकल 315 में क्या है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। और एक आर्टिकल 368 में क्या है ये भी कमेंट में लिखो, आर्टिकल 315 में क्या है और आर्टिकल 368 में क्या है। आगे, भारत में हरित क्रांति के बारे में इनमें से दो कथन है, इन दो कथन को पढ़ो और बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे HYV बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशकों, उर्वरकों के प्रयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। देखो ये क्या कह रहा है, HYV शब्द, जो HYV बीज है उनका यूज किया, सिंचाई का यूज किया, ट्रैक्टर का यूज किया, कीटनाशकों का यूज किया, उर्वरकों का यूज किया, ये सब करके हमने अपनी फसल को बेहतर बनाया, तो बिल्कुल बनाया, तो पहला सही हो जाएगा। इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसके लिए अमेरिका ने फंड दिया था, भारत ने फंड दिया था, फोर्ड नाम की कंपनी ने फंड दिया था, और रॉकफेलर फाउंडेशन नामक जो फाउंडेशन है उसने फंड दिया था। क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल सही है, इतने लोगों ने जो है इसे फंड दिया। तो इसके हिसाब से क्या सही हो जाएगा, तो इसके हिसाब से सही हो जाएगा आपका दोनों, ए और बी दोनों सही है। इसके लिए ए और बी दोनों सही है, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन वह पहले या पहली गायक या गायिका हैं जिन्होंने लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी है। देखो अगर मैं बात करूं कि जैस येसुदास, ये जो पहले व्यक्ति हैं इन्हें छोड़ दूं तो इन तीनों ने जो है वो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में जो है वो परफॉर्मेंस दी है। लेकिन बात कर रहे हैं सबसे पहला कौन है, तो सबसे पहली कौन है, लता मंगेशकर। कौन? लता मंगेशकर 1974 में। कब? 1974 में जो है इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, ये याद रखना। और आशा भोसले ने 1978 में, 1974 में लता मंगेशकर और 1978 में आशा भोसले, इन दोनों ने दी है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय इनमें से किस प्राचीन विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? कुछ नहीं पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो इनमें से किसने लिखी। अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। चाणक्य का एक और नाम है और वो क्या है, कौटिल्य। कौन हो जाएगा? कौटिल्य, ये याद रखना। इसको भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली भी जो है कहा जाता है, ये याद रखिएगा। मैकियावेली की एक बुक है जिसका नाम है प्रिंस, ठीक है। मैकियावेली वो पहला व्यक्ति है जिसने स्टेट शब्द का यूज किया है। स्टेट वर्ड का यूज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो वो है मैकियावेली। वाल्मीकि ने लिखी है रामायण, ये याद रखना। कालिदास ने कई बुक लिखी हैं जैसे ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। दो और लिखी हैं, वो कौन सी है, वो कमेंट में लिखकर बताओ। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। पाणिनि ने क्या लिखी है? पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र सारंगी से नहीं है? इनमें से कौन है जो सारंगी जो है इसे नहीं बजाते? अरे जो सारंगी है इसे नहीं बजाते, सारंगी से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएंगे निखिल बनर्जी। कौन? निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी जो है ये सितार से संबंधित है। निखिल बनर्जी किससे संबंधित है? सितार से। रमेश मिश्रा, उस्ताद बिंद खान और शकूर खान, ये तीनों किससे? ये तीनों सारंगी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सारंगी से, ठीक है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। ऊर्ध्व स्तंभ का मतलब समझते हो? मतलब ऐसी अगर ये है आवर्त सारणी, तो ये इस तरह के कितने? 18, ठीक है।
पूछ रहा है ये जो इस तरह के क्षैतिज हैं इन्हें बोलते हैं क्षैतिज। तो इस तरह के जो क्षैतिज हैं ये कितने हैं, इस तरह के जो क्षैतिज हैं ये कितने हैं, तो क्षैतिज हैं 7, है ना। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप या 18 वर्ग हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ, उन्हें बोलते हैं हम ग्रुप 18, और क्षैतिज जो है उन्हें बोलते हैं हम पीरियड या जिन्हें हम बोलते हैं आवर्त। ठीक है, तो ये याद रखना। आवर्त सारणी तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा जरूर, याद रखना। ठीक है, तो जहां भी आवर्त सारणी से कोई भी कठिन नहीं, कोई भी सरल सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए आवर्त सारणी का, याद रखना। कोई भी रत्ती भर भी हल्का सा भी सरल सा क्वेश्चन दिखाई दे, आपको लगे आपको आता है, या आप जब उसका एक्सप्लेनेशन देखें और आपको लगे यार ये तो मैं याद रख सकता हूँ, तो याद रख लेना, आएगा। इनमें से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है? 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है क्रिसमस, होली, ईद और दिवाली। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं आपका 25 दिसंबर की, तो 25 दिसंबर को मनाते हैं क्या, क्रिसमस। क्या मनाते हैं, क्रिसमस। ठीक है, अच्छा 23 दिसंबर को एक दिवस मनाते हैं भारत में, देखो ये तो पूरे विश्व की बात करी, भारत में 25 दिसंबर को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे। किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इसी तरह से 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 1, 2, 10, इन 3 को क्या मनाते हैं, कमेंट में लिखकर बताओ। सॉरी, आगे, लाहो नृत्य शैली का संबंध इनमें से किस राज्य से, इनमें से कौन सा राज्य है जिससे लाहो नृत्य शैली जो है वो संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और महाराष्ट्र। अगर हम लाहो नृत्य के बारे में बात करें तो ये मेघालय से संबंधित है। किससे, मेघालय से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश की कुछ नृत्य शैलियां हैं जैसे बुइया, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश की है कौन सी, बुइया। एक याद रखिएगा चलो, कौन सी, चलो। एक याद रखिएगा बांचो, कौन सी, बांचो। और एक याद रखना पोपिर। पोपिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, पोपिर कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो याद रखना क्या नाम है, पोपिर। ठीक है, अच्छा मणिपुर में याद रखना थांगटा। मणिपुर का थांगटा मार्शल आर्ट नृत्य है। क्या है, मार्शल आर्ट नृत्य। ठीक है, एक याद रखिएगा पुंग। क्या याद रखना, एक याद रखना पुंग, एक याद रखिएगा चोलोम। क्या याद रखना, एक याद रखना है चोलोम और एक याद रखना है लाई हरोबा। लाई हरोबा और थांगटा आपने बहुत बार सुने हैं, तो लाई हरोबा और थांगटा तो पूछता ही पूछता है। पुंग और चोलोम ये 2 और याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का एक हमने पहले ही पढ़ लिया है, लावणी, आज ही के एक क्वेश्चन में था। ठीक है, कौन सा, लावणी। इसके अलावा एक याद रखना लेजिम, एक याद रखना तमाशा, एक याद रखना धनगरी गाजा। कौन सा, धनगरी गाजा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक और है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है नौटंकी। एक नृत्य है नौटंकी। कौन सा, नौटंकी। नौटंकी कहाँ का नृत्य है, कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है, आगे देखो, आपको ये जो पीडीएफ है, जो ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, ये जोगिंदर सर जीएस फैकल्टी पर अगर आप जाओगे सर्च करोगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसे आप जो है क्या कर सकते हो, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जोगिंदर सर फैकल्टी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं कभी कभी क्वेश्चंस डाल देता हूँ और आपको क्लास की पीडीएफ तो यहाँ मिलती ही मिलती है। ठीक है, एक काम करो, क्लास को शेयर कर दो, नहीं किया है तो लाइक कर दो, नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जितना हो सके, अगर आप लोग देखते भी हैं तो सब्सक्राइब जो है वो जरूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिवीजन सीरीज चलाई है मैंने आप लोगों के लिए, और वो शॉर्ट्स में 1 मिनट में बहुत कुछ आपको पता चल सकता है। तो वो 1 मिनट में जो बहुत कुछ पता चल सकता है ना, तो आपको जब भी चैनल आओ विजिट करो तो एक बार शॉर्ट्स भी जरूर देखना। जैसे एक वीडियो मैंने डाली है महात्मा बुद्ध की, एक बार उसे पढ़ो और देखो कि तुम्हें उस 1 मिनट में कितना कुछ मिल गया है। 1 मिनट, एक जिंदगी का 1 मिनट कितना ज़्यादा हो सकता है, चलते फिरते खराब कर सकते हो, पर वो 1 मिनट कितना उपयोगी हो सकता है। अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार अगर उसे देख लोगे तो कितना उपयोगी हो सकता है वो 1 मिनट, बहुत बार, बहुत ज़्यादा।
उस 1 मिनट में कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सिर्फ फैक्ट की फॉर्म में। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे उस 1 मिनट में। अब ये तुम पर है, तुम कैसे कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कम से कम टाइम में 20 मिनट में आपको क्लास खत्म करा के दे सकूँ, 1 मिनट में 20 क्वेश्चन दे सकूँ, कम्युनिटी के जरिए तुम्हें क्वेश्चन देखूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कितना होता है कितना नहीं होता ये समय बताएगा, आप कितना लाभ उठा सकते हैं इसका ये समय बताएगा, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी समय बताएगा। सब समय की बात है, पर हमारा काम है कर्म करना, तो वो हम कर रहे हैं। आपका काम है कर्म करना, आपका काम है पढ़ना, उसे लिखना, रिवाइज करना, एग्जाम तक लेके जाना। एग्जाम में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।